हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी की जो लेटेस्ट 7th एडिशन है एम लक्ष्मीकांत सर की, उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ कवर कर रहे हैं डिटेल में और लेटेस्ट एडिशंस, लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। ऑलरेडी हम 1 to 14 चैप्टर्स इस बुक के देख चुके हैं, अराउंड 40 लेक्चर्स के अंदर डिटेल में, जो कि आपको इसी चैनल पे अवेलेबल होंगे। करंटली हमारा जो चैप्टर गोइंग ऑन है, चैप्टर 15, जो कि है सेंटर स्टेट रिलेशंस। इसके भी 2 से 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, डिटेल्स में हम देख चुके हैं। और अभी हमारा क्या है, यही चैप्टर गोइंग ऑन है। इस चैप्टर्स में हमने, अगर हम रिकेप करें तो हमने बात की थी कि भाई सेंटर स्टेट्स के बीच में किस टाइप के रिलेशंस होते हैं। तो सेंटर स्टेट्स के बीच में 3 टाइप्स के रिलेशंस हमें देखने को मिलते हैं। पहली रिलेशंस हमने डिटेल में देखे थे, जो कि थे लेजिस्लेटिव रिलेशन, यानी कि लॉ बनाने से रिलेटेड रिलेशंस, यानी कि सेंटर किन डोमेन में लॉज बना सकते हैं, स्टेट किस डोमेन में लॉ बना सकता है, और दोनों मिलकर किन किन डोमेन में लॉज बना सकते हैं, ये हमने देखी थी डिटेल में। सेकंड हमें देखने को मिलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से हमारा प्रेजेंटली क्या है, गोइंग ऑन है। और थर्ड हम बात करेंगे फाइनेंशियल रिलेशंस, वो चीज़ भी हमें देखनी है। तो ये 3 डोमेन्स के अंदर हमने बात की थी। उसके बाद हमने लेजिस्लेटिव रिलेशंस की डिटेल में बात की थी, उसके अंदर वेरियस प्रोविजंस देखे थे, जो आप लास्ट लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की हम बात कर रहे थे। इसके अंदर हमने अलग अलग डोमेन्स के अंदर चीज़ें देखी थी, जैसे कि हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि भाई अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस का मतलब क्या होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस का मतलब होता है एक टाइप के एग्जीक्यूटिव रिलेशंस, यानी कि लेजिस्लेचर रिलेशंस के थ्रू क्या होते हैं, लेजिस्लेचर्स क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। अब उनको इम्प्लीमेंट कौन करते हैं, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव रिलेशंस क्या बताते हैं कि भाई कहीं ना कहीं लॉ को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। इस टाइप के रिलेशन, सेंटर क्या क्या इंप्लीमेंट करेगा, स्टेट किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होएगी चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या होती है, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस यानी सेकंड टाइप के रिलेशंस में बात करनी होती है। जिसके अंदर हमने बात की थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर। देन हमने ग्रेजुअली बात की थी ऑब्लिगेशन ऑफ अ स्टेट एंड द सेंटर के क्या क्या ऑब्लिगेशन है। सेंटर्स हो गया डायरेक्शंस हो गया टू द स्टेट, देन म्यूचुअल डेलीगेशंस ऑफ फंक्शन, कोऑपरेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। देन ग्रेजुअली हमने बात की थी ऑल इंडियन सर्विसेज की, देन पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड देन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देख चुके हैं अभी तक, लास्ट लेक्चर्स तक। अगर आपको इनमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ जाइए, रिफ़र करिए वीडियो लेक्चर्स को, आपको चीज़ें डिटेल में देखने को मिलेंगी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ। और प्रेजेंटली जो सेकेंड हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के अंदर ही जो पॉइंट है, नेक्स्ट डोमेन है, वो है रिलेशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। कौन से रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस भी कहते हैं। अब देखिए इमरजेंसी की बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर 3 टाइप की इमरजेंसी देखने को मिलती है। एक अंडर 352 आर्टिकल, जिसको कहा जाता है नेशनल इमरजेंसी। देखिए जब ऑपरेशन होती है नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, तो क्या होता है, सेंटर जो है ना बिकम द एंटाइटल टू गिव द एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस टू द स्टेट ऑन एनी मैटर। रिमेंबर, एनी मैटर, किसी भी मैटर पे क्या कर सकता है, सेंटर जो है वो स्टेट को डायरेक्टिव दे सकता है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो कहीं ना कहीं क्या आ जाती है, कंप्लीट कंट्रोल के अंदर आ जाती है। किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में कंप्लीटली आ जाती है। पर क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड नहीं किया जाता है, पर कहीं ना कहीं क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट, सस्पेंड नहीं किया जाता है, याद रखना। सेकेंड टाइप की इमरजेंसी की बात करें हम तो देखने को मिलती है अंडर आर्टिकल 356 सॉरी, ये हमें देखने को मिलता है, इसे कहा जाता है प्रेसिडेंट रूल, और स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। अंडर आर्टिकल 356 देखने को मिलती है। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं ये प्रेसिडेंट रूल। और इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, भाई स्टेट गवर्नमेंट के जो फंक्शंस होते हैं ना वो डायरेक्टली किसके अंदर देखने को मिलते हैं, गवर्नर के अंडर आ जाते हैं और प्रेसिडेंट के अंदर आ जाते हैं। और प्रेसिडेंट हो गया थ्रू द गवर्नर क्या करता है, सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो हैं स्टेट गवर्नमेंट के वो करता है। यानी कि यहाँ भी क्या देखने को मिलता है, पर यहाँ पे हमको याद रखना है स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर दिया जाता है, या तो सस्पेंड या फिर डिसॉल्व कर दिया जाता है। पर नेशनल इमरजेंसी में स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड नहीं किया जाता है, जबकि स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके अलावा थर्ड टाइप की हमें इमरजेंसी देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं अंडर आर्टिकल 360, और इसको बोला जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर क्या होता है, भाई फाइनेंशियल एक्सचेकर होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो कहीं ना कहीं क्या होती है, डाइल्यूट हो गई होती है, कम हो गई होती है, इसीलिए इमरजेंसी लगाई जाती है। ड्यूरिंग दिस इमरजेंसी क्या होता है, सेंटर जो है ना वो डायरेक्ट कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो क्या करे, अपने फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं,
है ना, कोई भी ऐसे फाइनेंस से रिलेटेड बिल है, सैलरीज है बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, मिनिस्टर्स की, उनको क्या किया जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है। और ये जो बिल है स्टेट गवर्नमेंट के सारे, वो कहीं ना कहीं क्या है, प्रेसिडेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो है उनके लिए रिजर्व किए जा सकते हैं, क्योंकि वो अपना ओपिनियन देंगे, उसी के बाद क्या हो सकता है, ये बिल को कहीं ना कहीं चीज़ें क्या आगे लेके जाया जा सकता है। तो भाई नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, ये तीनों इमरजेंसी में कहीं ना कहीं क्या देख रहे हैं हम कि भाई सेंटर गवर्नमेंट जो है वो क्या बन जा रही है, ऑल द मोर पावरफुल बन रही है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका कहाँ देखने को मिल रहा है, हमने को सब ऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, तो एक टाइप के रिलेशंस इस तरीके की भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करें कुछ अदर प्रोविजंस भी देखने को मिलते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करते हैं बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। जैसे कि देखिए अदर प्रोविज़न की हम बात करें तो आर्टिकल बात करते हैं हम 355 आर्टिकल क्या करता है, ये इम्पोज करता है 2 ड्यूटीज़ ऑन द सेंटर, के भाई सेंटर की 2 ड्यूटीज़ देखने को मिलती है अंडर आर्टिकल 355। पहला, टू प्रोटेक्ट द एवरी स्टेट अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड द इंटरनल डिस्टर्बेंस, के भाई इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं उनको अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस, इससे बचाना किसकी जवाबदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर आर्टिकल 355। इसके अलावा टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज़ कैरिड ऑन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई हर एक स्टेट गवर्नमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ही रन करेगी। इसको इमीडिएटली इंश्योर कौन करता है, गवर्नर, और डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ये प्रेसिडेंट की होती है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की होती है, हम बोल सकते हैं। इमीडिएटली इनको स्टेट में कौन देखता है, गवर्नर देखता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके प्रोविज़न के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट रन होनी चाहिए। इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर की होती है, पर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट और यूनियन गवर्नमेंट की होती है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है अंडर आर्टिकल 355। इसके अलावा गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, हम सभी को पता है ये गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा, यूनियन गवर्नमेंट यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ही और शी यानी कि गवर्नर hold the office during the pleasure of the president. In addition to the constitutional head of the state, the governor act as an agent of the center in the state. He or she submit the periodic report to the center about the administrative affair of the state. मतलब कहीं ना कहीं गवर्नर जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो गवर्नर क्या करता है, स्टेट मशीनरी प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रन कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख करता है। साथ ही साथ गवर्नर को एजेंट भी कहा जाता है प्रेसिडेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्यों, क्योंकि डिस्क्रिशन होता है प्रेसिडेंट का, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन होता है प्रेसिडेंट यानी कि गवर्नर को अपॉइंट करना और रिमूव करना। इसीलिए क्या देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं गवर्नर जो है उनको एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि गवर्नर को हटाना और अपॉइंट करना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बाय द प्रेसिडेंट क्या है, प्रोरोगेटिव देखने को मिलता है, डिस्क्रिशन देखने को मिलता है। इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, दो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन बी रिमूव ओनली बाय द प्रेसिडेंट, क्योंकि हमें पता है स्टेट इलेक्शन कमीशन की हम बात करें जो कि क्या करता है, लोकल बॉडी के इलेक्शंस कराता है, यानी कि पंचायत और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शन कराता है। इनको अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, पर याद रखना इनको रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेगा। तो ये और भी कुछ प्रोविज़न हमें देखने को मिलते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करते हैं बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। क्लियर है। इसके अलावा हमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस भी देखने को मिलते हैं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस का मतलब क्या है कि भाई ये जो चीज़ें हैं, ये अथॉरिटीज़ है, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर नहीं मेंशन की गई, एक्स्ट्रा है, यानी आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलती है ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़। ऐसी कौन कौन सी अथॉरिटीज़ देखने को मिलती है जो कहीं ना कहीं किस तरीके से एक्ट करती है, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की एज अ एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें नीति आयोग, तो नीति आयोग क्या है, जो कि जैन 2015 के अंदर प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनाया गया था। ये क्या एक टाइप की नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इसके अंदर देखने को मिलती है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर देखने को मिलती है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, जोनल काउंसिल देखने को मिलती है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल देखने को मिलती है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन देखने को मिलती है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये सब क्या है, कहीं ना कहीं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडी देखने को मिलती है।
याद रखना। ये सारी क्या है, अलग अलग इंडिपेंडेंट बॉडी है, पर ये सब कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर नहीं मेंशन की गई है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस भी देखने को मिलती है, हेल्ड हो गया एदर एन्यूअली और अदरवाइज भी हमें देखने को मिलती है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस की बात करें जो कि क्या है, एन्यूअली या फिर बाय एन्यूअली भी देखने को मिल सकती है, जो कि क्या बात करती है, स्टेट के कंसल्टेशंस की बात करती है, वाइड रेंज ऑफ मैटर। जैसे कि भाई गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, ये एक कॉन्फ्रेंस है जो कि क्या है, प्रेसिडेंट इसको प्रिजाइड करते हैं। ये भी हमें कुछ कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिलती है जो कि एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस है, यानी कि ये कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर मेंशन नहीं की गई है। इसके अलावा हमें पता है चीफ मिनिस्टर्स की बात करें, कॉन्फ्रेंसेस जो कि क्या है, प्रिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो भाई चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस प्रिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा हम बात करें तो भाई चीफ सेक्रेटरीट कॉन्फ्रेंस की बात करें, ठीक है, जो कि कौन करता है, चीफ सेक्रेटरीट कॉन्फ्रेंस की बात करें, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं सेंट्रल लेवल पे, वो उसको प्रिसाइड करते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की बात करें, इसके अलावा कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती है चीफ जस्टिस की, जो कि क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ ऑब्वियसली इंडिया जो है उसको प्रिसाइड करेंगे। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती है ऑफ द वाइस चांसलर्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। इसके अलावा द होम मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं क्या है, सेंट्रल होम मिनिस्टर जो है उसको प्रिसाइड करते हैं। इसके अलावा लॉ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिलती है, जो कि यूनियन लॉ मिनिस्टर क्या करते हैं, प्रिसाइड करते हैं। तो ये कुछ कॉन्फ्रेंसेस भी देखने को मिलती है अलग अलग लेवल पे, जो कि क्या है, एक टाइप का एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस मानी जाती है। मतलब ये चीज़ें ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, फिर भी ये कॉन्फ्रेंसेस कुछ देखने को मिलती है जो कहीं ना कहीं क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करती है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ऑलराइट, तो ये कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो कि बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की। जब भी हम बात करेंगे बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, तो ये कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक, हमने बात की अभी तक लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, फिर हमने बात की एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। अब हम जो थर्ड बात कर रहे हैं वो क्या बात करते हैं, फाइनेंशियल रिलेशन हो गया बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। फर्स्टली हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की, भाई कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट के बारे में क्या मेंशन किया गया। तो रिमेंबर पार्ट 12 के अंदर हमें देखने को मिलता है फ्रॉम आर्टिकल 268 टू आर्टिकल 293, पार्ट 12 के अंदर हमें देखने को मिलते हैं सेंटर और स्टेट के जो फाइनेंशियल रिलेशंस है, यानी कि मनी मैटर से रिलेटेड, मनी शेयरिंग, डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस के शेयरिंग की बातचीत है, वो कहाँ देखने को मिलती है, हमें कहीं ना कहीं पार्ट 12 के आर्टिकल 268 से 293 तक देखने को मिलती है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो देयर आर अदर प्रोविजंस भी देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं डील करते हैं विद द सेम सब्जेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल रिलेशंस। दिस टुगेदर कैन बी स्टडी अंडर द फॉलोइंग हेड्स। कौन कौन से हेड्स के अंदर अब हम फाइनेंशियल रिलेशन देखने वाले हैं, तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट हेड की बात करते हैं। तो फर्स्ट हेड हमारा होगा कहीं ना कहीं अलोकेशन ऑफ अ टैक्सिंग पावर, कि भाई टैक्सिंग पावर सेंटर के पास किन किन डोमेन के अंदर टैक्सिंग अलोकेट करने की पावर स्टेट के पास क्या है, कॉन्करेंस लिस्ट में क्या चीज़ें दी गई हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया डिवाइड द टैक्सिंग पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। किस तरीके से डिवाइड की गया है, जैसे कि देखिए सबसे पहले हम जानते हैं पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर किसके लिए, तो भाई यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट मेंशंस हैं उन सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टैक्स जो है उसको लेवी करना है, यानी कि टैक्सेस इम्पोज करना है, तो वो कहीं ना कहीं किसके हाथ में होगा, वो कहीं ना कहीं सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में होगा। तो यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट मेंशन किए गए उनसे रिलेटेड कोई भी टैक्स को लीवी करना है तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के डोमेन में ये चीज़ें देखने को मिलेगी, जो कि जनरली हमें देखने को मिलते हैं 13 ऐसे टैक्सेस है जो कि क्या देखने को मिलते हैं, यूनियन लेजिस्लेचर्स यानी कि पार्लियामेंट के डोमेन में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर जो हैं वो क्या हैं, उनके पास अपनी एक्सक्लूसिव पावर देखने को मिलती है टैक्स लेवी करने की, और ये सब सब्जेक्ट कहाँ होंगे, ऑब्वियसली स्टेट लिस्ट के अंदर होंगे। यूनियन लिस्ट में क्या है भाई, यूनियन यानी कि पार्लियामेंट के हाथ में है पावर बनाने की, ऐसे 13 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। स्टेट लिस्ट के अंदर क्या है भाई, टैक्स लेवी करने की पावर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास देखने को मिलती है। इस तरीके के 18 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। और याद रखना कॉन्करेंट लिस्ट जो है ना उसके अंदर ऐसी कोई भी एक टैक्सेस पावर जो है ना उसकी कोई भी एंट्री या कोई भी ऐसे प्रोविज़न कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड नहीं देखने को मिलते हैं। इन अदर वर्ड अगर हम बात करें द कॉन्करेंस जुरिडिक्शंस इज़ नॉट अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू द टैक्स लेजिस्लेचर्स, यानी कि
टैक्स से रिलेटेड कॉन्करेंट लिस्ट के कोई जुरिडिक्शन या कॉन्करेंट लिस्ट के कोई भी प्रोविजंस हमें नहीं देखने को मिलते टैक्स से रिलेटेड। बट हम जानते हैं 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 2016 के अंदर, और क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, लैंडमार्क टैक्स रिफॉर्म इन केस ऑफ इंडिया, दैट इज़ जीएसटी। क्या किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। उसने क्या किया, हैज़ मेड एन एक्सेप्शंस बाय मेकिंग ए स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। This amendment has conferred the concurrent power upon the parliament and the state legislatures on the law governing to the goods and services। तो इसने क्या किया, कहीं ना कहीं कॉन्करेंट लिस्ट में स्टार्टिंग से कोई भी चीज़ें ऐसी है नहीं जो टैक्स के डिवोल्यूशंस की बात करती है कि भाई कॉन्करेंट लिस्ट में वो सेंटर करेगा या स्टेट की लेजिस्लेचर करेंगे या सेंटर की पार्लियामेंट करेगी, नहीं था। पर हुआ क्या, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अंदर जीएसटी इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं क्या है, सेंटर के पास और स्टेट के पास, दोनों के पास अपनी अपनी पावर देखने को मिलती है टैक्स को इम्पोज करने की, जीएसटी को इम्पोज करने की। इसके अलावा अगर रेजिड्यू पावर की हम बात करें, भाई रेजिड्यू पावर, तो रेजिड्यू पावर ऑफ द टैक्सेशन इज़ वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। अगेन जैसे रेजिड्यू पावर जो है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, वैसे ही रेजिड्यू पावर टू इम्पोज द टैक्सेस वो भी क्या है, किसके पास है, पार्लियामेंट के पास ही देखने को मिलती है। इस प्रोविज़न के तहत पार्लियामेंट ने बहुत से टैक्स इंपोज किए, जैसे कि गिफ्ट टैक्स की बात करें वो भी इस प्रोविजंस के थ्रू है, वेल्थ टैक्स की बात करें वो भी इस थ्रू है, एक्सपेंडिचर टैक्स की बात करें वो भी कहीं ना कहीं क्या है, ये रेजिड्यू पावर जो के अंदर जो टैक्सेस की पावर है इंपोज करने की पार्लियामेंट को, उसके थ्रू ये तीनों टैक्सेस कहीं ना कहीं क्या है, इंपोज किए गए हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें हम तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ड्रॉ अ डिस्टिंक्शंस बिटवीन द पावर टू लेवी एंड द कलेक्ट a tax and the power to appropriate the proceeding of the tax, so levied and the collected। for example हम बात करें इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स क्या किया जाता है, लेवी किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आईटी रिटर्न्स भरते हैं ना हम, तो इनकम टैक्स किसके द्वारा इम्पोज किया जाता है और कलेक्ट भी किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट हमें देखने को मिलता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशंस किसके साथ किया जाता है, सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में होता है। तो भाई इनकम टैक्स की हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशंस में ये चीज़ें भी मेंशंस की गई है कहीं ना कहीं कि भाई लेवी कौन करेगा और कलेक्ट कौन करेगा टैक्स, और डिविजिबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस टैक्स का किस किस के बीच में होगा, ये चीज़ें भी क्लियर है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी भी करता है, कलेक्ट भी करता है, पर उसका शेयर जो है वो सेंटर स्टेट दोनों के बीच में होता है। ऐसे ही कुछ और भी देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर प्रोविज़न जिन्होंने क्या है, रिस्ट्रिक्ट किया है द टैक्सिंग पावर ऑफ द स्टेट। अब कुछ प्रोविजंस की हम ऐसी बात करेंगे, ऐसे प्रोविजंस की बात करें जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर जो है टैक्स को लेवी करने की, उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन डालता है। जैसे कि हम बात करें कि अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज द टैक्स ऑन द प्रोफेशंस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉलिंग हो गया, एंड द एम्प्लॉयमेंट हो गया, इन सब के ऊपर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इम्पोज कर सकती है। बट टोटल अमाउंट ऑफ सच अ टैक्स पेएबल by any person should not exist 2500 यानी 2500 पर एनम। इससे ज़्यादा का टैक्सेस जो है ना नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रोफेशनल्स के ऊपर टैक्स लगा, प्रोफेशंस के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, ट्रेड के ऊपर, कॉलिंग के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो भी टैक्स लगाया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, पर वो जो टैक्स जो है 2500 पर एनम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या है, रिस्ट्रिक्ट हैं स्टेट के ऊपर, ये सब रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोजिंग अ टैक्स ऑन अ सप्लाई ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन द फॉलोइंग 2 केस। किन 2 केसेस के अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो गुड्स और सर्विसेज जो है उनका सप्लाई नहीं कर सकती। फर्स्ट केस देखने को मिलता है वेयर सच सप्लाई टेक प्लेसेस आउटसाइड द स्टेट, कि भाई स्टेट जो है इसके आउटसाइड कोई ऐसा सप्लाई है तो वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती टैक्स इम्पोज। सेकेंड, वेयर सच सप्लाई टेक प्लेसेस इन द कोर्स ऑफ अ इम्पोर्ट और द एक्सपोर्ट, ऐसा सप्लाई जो कि क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करता है, यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ होता है, आउटसाइड द कंट्री होता है, एक्सपोर्ट भी होता है और इम्पोर्ट भी होता है। तो आउटसाइड द कंट्री अगर कोई टैक्सेस इम्पोज की बात आती है तो वहाँ भी क्या ऐसे स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है। एक तो आउटसाइड द स्टेट है तो भी रिस्ट्रिक्शन है, भाई टैक्स इम्पोज नहीं किया जा सकता वो गुड्स और सर्विसेज पे, और दूसरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात हो रही हो आउटसाइड इंडिया तो भी क्या स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्सेस इम्पोज और कलेक्ट नहीं कर सकती है। फर्दर बात करें द पार्लियामेंट इज एम्पावर टू फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल्स फॉर डिटरमाइनिंग when a supply of a goods or service or both the take places outside the state or in the course of a import or export। तो पार्लियामेंट भी क्या है, कहीं ना कहीं पावर होती है कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट को आउटसाइड द स्टेट जो है वो रेगुलेट कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और प्रोविजंस की बात करते हैं इसी के अंदर टैक्सिंग पावर के अंदर, तो
अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज ऑन द कंजप्शंस और द सेल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्स लगा सकती है। किस किस के ऊपर, कंजप्शंस और सेल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ऊपर। बट नो टैक्स कैन बी इम्पोज ऑन द कंजप्शंस और द सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ कंज्यूम्ड बाय द सेंटर और द सोल्ड बाय द सेंटर। भाई स्टेट के अंदर कंज्यूम हो रही है या सेल हो रही है तो उस पर टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है। बट स्टेट के अंदर ही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको कंज्यूम कर रहा है और सोल्ड कर रहा है तो उसके ऊपर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो टैक्स नहीं लगा सकती। इसके अलावा कहाँ कहाँ नहीं लगा सकती स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस, तो कंज्यूम इन द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इन द कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस और द ऑपरेशन ऑफ एनी रेलवे बाय द सेंटर और बाय द कंसर्न रेलवे कंपनी और द सोल्ड टू द सेंटर और द रेलवे कंपनी ऑफ द सेम पर्पस। मतलब रेलवे के ऊपर जो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंजम्पशन कर रहा है, सेल कर रहा है, उसके ऊपर भी स्टेट गवर्नमेंट क्या है, टैक्स नहीं लगा सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस इलेक्ट्रिसिटी पे कहाँ लगा सकती है, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कहीं ना कहीं स्टेट के अंदर कंजम्पशन स्टेट के अंदर ही उस इलेक्ट्रिसिटी का हो रहा है और साथ ही साथ वो इलेक्ट्रिसिटी सोल्ड की जा रही है स्टेट के अंदर ही, उसी पे लगा सकती है। सेंटर की कोई भी प्रॉपर्टी पे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड नहीं लगा सकती, ना कि वो रेलवे हो सकता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट की कोई कंपनी हो तो भी, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई कंपनी हो तो भी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट जो है टैक्स नहीं लगा सकती है। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज अ टैक्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द वाटर और इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड, जनरेटेड, कंज्यूम, डिस्ट्रीब्यूटेड और sold by the an authority established by the parliament for regulation or the developing any interstate river or the river valley. But such a law to be effective should be reserved for the president consideration and the receive his or her assent. मतलब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकती है, टैक्स इम्पोज कर सकती है वाटर पे भी, इलेक्ट्रिसिटी पे भी, जो कि स्टोर की गई हो, जनरेट की गई हो, कंज्यूम की गई हो, डिस्ट्रीब्यूट की गई हो। कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो भी पार्लियामेंट के द्वारा एस्टेब्लिश की गई, ऐसी अथॉरिटी ने कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को सोल्ड किया या वाटर को सोल्ड किया है, कंजप्शंस किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर्स क्या कर सकती है, टैक्सेस लगा सकती है। बट ऐसा कोई लॉ अगर पास होगा तो उसको क्या है, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना कंपलसरी है और उसके ऊपर प्रेसिडेंट के एसेट होने चाहिए, फिर ही जाके क्या है स्टेट गवर्नमेंट उनके ऊपर टैक्सेस लगा सकती है। भले वो लॉ पार्लियामेंट का, बट स्टेट गवर्नमेंट उस पर क्या लगा सकती है, टैक्सेस लगा सकती है, प्रोवाइडेड कि भाई प्रेसिडेंट के एसेंट उसके अंदर रिक्वायर होते हैं, प्रेसिडेंट के कंसल्ट उसमें रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर। तो ये कुछ चीज़ें देखने को मिलती है जो कहीं ना कहीं क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स इम्पोजिशंस के ऊपर कहीं ना कहीं इन चीज़ों के थ्रू रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती है। तो ये फर्स्ट डोमेन हमें देखने को मिलता है जो कि क्या है, अलोकेशंस ऑफ द टैक्सिंग पावर। सेकंड डोमेन्स की अगर हम बात करें तो सेकंड डोमेन है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द टैक्स रिवेन्यू, सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरीके से टैक्स रिवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशंस होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम जानते हैं कि भाई 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 2000 के अंदर, और 101 तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखा ही है, 2016 जीएसटी के बारे में हमने बात की है। तो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किए थे, कुछ मेजर चेंजेस इन द स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ टैक्सेस रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। भाई सेंटर स्टेट दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस होता है, ऑफकोर्स होता है। तो इसमें ये दो अमेंडमेंट्स के थ्रू क्या किए गए थे, कुछ मेजर चेंजेस किए गए थे। जैसे कि हम बात करते हैं 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू क्या चीज़ें की गई थी कि भाई 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 के थ्रू क्या किया गया था, तो वॉज इनेक्टेड टू गिव द इफेक्ट टू द रिकमेंडेशन ऑफ द 10th फाइनेंस कमीशंस। द कमीशन रिकमेंडेड 10th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन जो थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। अब ये 10th फाइनेंस कमीशन जो है उसकी रिकमेंडेशंस क्या थी उसकी बात करते हैं हम। तो 10th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि भाई 29% जो है ना, कहीं ना कहीं 29% जो है वो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस का कहीं ना कहीं किसके पास जाना चाहिए, सभी स्टेट्स के पास जाना चाहिए। यानी सेंटर जितना भी क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है टैक्सेस, उसका अराउंड 29% शेयर जो है ना वो किसका होना चाहिए, वेरियस स्टेट्स का होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन थी किसकी, तो भाई 10th फाइनेंस कमीशंस की। और इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं क्या किया गया था, 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। और इसको कहा जाता है अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशंस भी कहा जाता है। तो अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशंस भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं ये चीज़ें
केम इनटू इफेक्ट हो गया रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1996 से इसको क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। भले ये 2000 के अंदर अमेंडमेंट किया गया, पर इसको क्या किया गया, रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट किया गया 1996 से, यानी 4 साल पहले से ये चीज़ें क्या की गई, इंप्लीमेंट की गई। आया लो कब आया, 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 के अंदर आया, पर इसको इंप्लीमेंट किया गया 4 साल पहले से, क्योंकि हम जानते हैं सिविल मैटर में क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव चीज़ें अलाउ होती है। हमने देखी है कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें। बट क्रिमिनल मैटर में क्या होती है, क्रिमिनल मैटर में रेट्रोस्पेक्टिव चीज़ें अलाउ नहीं होती है, बट सिविल मैटर में होती है। और टैक्स क्या है, सिविल मैटर का ही पार्ट है। तो ये भी क्या हुई, 2000 के अंदर ये लॉ लाया गया अमेंडमेंट करके 80th कॉन्स्टिट्यूशनल, बट इसको इम्प्लीमेंट किया गया 4 साल पहले, यानी 1996 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और ये अमेंडमेंट जो है वो क्या माना जाता है, इसने बहुत सारे सेवरल सेंट्रल टैक्सेस एंड द ड्यूटीज़ जो है ना, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटीज़ हो गई, तो कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटीज़ हो गई, उसको क्या किया, इनकम टैक्स के साथ में जोड़ दिया एट पार विद, यानी कि जिस तरीके से इनकम टैक्स इम्पोज किया जाता था उसी तरीके से क्या है, कॉर्पोरेट टैक्सेस हो गया, कस्टम ड्यूटी, इनको भी इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट या फिर हम बोल सकते हैं इम्पोज किया जाने लगा। और कहीं ना कहीं क्या स्टेट जो है ना उसके भी कंसर्न्स देखने को मिले और ये चीज़ें सेंटर के डोमेन में आई। तो ये देखने को मिलता है हमें क्या, फर्स्ट यानी कि 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000। इसके अलावा जो 101 की बात की थी हमने, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 जीएसटी, तो जीएसटी में क्या लाया गया, तो भाई 2016 के अंदर पेव द वे फॉर द इंट्रोडक्शंस ऑफ अ न्यू टैक्स रिजीम, जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंट्री के अंदर। यहाँ पे अकॉर्डिंगली क्या हुआ, द अमेंडमेंट कन्फर द कॉन्करेंट टैक्सिंग पावर हो गया अपॉन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक द लॉज फॉर लीविंग द जीएसटी ऑन द एवरी ट्रांजेक्शंस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो कहीं ना कहीं सेंटर का डोमेन भी होने लगा और कहीं ना कहीं क्या है, स्टेट का डोमेन भी होने लगा। जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर्स और सेंटर की पार्लियामेंट भी कहीं ना कहीं क्या है, चीज़ें बना सकती थी। इसके अलावा हम बात करें, ये अमेंडमेंट ने क्या किया, बहुत से जीएसटी ने क्या किया, बहुत से टैक्सेस जो हैं उनको सब्स्यूम किया। बहुत से ऐसे क्या थे, सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो कि क्या लीवी किए जाते थे, पर उसने क्या किया, जीएसटी ने कहीं ना कहीं सारे टैक्सेस को सब्स्यूम किया। कौन कौन से ऐसे टैक्सेस है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस की हम बात करें तो भाई सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, इसको सब्ज्यूम किया। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी उसको भी सब्ज्यूम कर लिया। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी लेवी अंडर द मेडिसिनल एंड द टॉयलेट प्रिपेयर्डनेस एंड एक्सरसाइज ड्यूटी एक्ट ऑफ 1955, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑन कस्टम, सेंट्रल सरचार्जेस एंड द सेस। सिमिलरली यही अमेंडमेंट ने क्या किया, और भी चीज़ों को सब्ज्यूम किया, जैसे कि स्टेट लेवल पे क्या क्या सब्ज्यूम किया, ये सारी चीज़ें क्या है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे क्या क्या सब्ज्यूम किया जीएसटी ने। तो देखिए स्टेट लेवल पे जो चीज़ें टैक्सेस सब्ज्यूम किया, जैसे कि स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स जिसको हम वेट भी बोलते हैं, इसके अलावा सेल टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, सेंट्रल सेल टैक्स है, ऑक्ट्रॉय एंड द एंट्री टैक्स है, परचेज टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, इसके अलावा लॉटरी एंड द बेटिंग गैम्बलिंग टैक्स है, स्टेट सरचार्ज एंड सेस हो गया, इन सो फार हो गया दे आर रिलेटेड टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फर्दर ये अमेंडमेंट ने क्या किया था, अमेंडमेंट डिलीटेड द, ये अमेंडमेंट ने क्या किया था, 101 अमेंडमेंट ने डिलीट भी किया था कुछ आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 268A है उसको भी डिलीट किया। एज वेल एज इसी आर्टिकल के अंदर हमको देखने को मिलती है एंट्री 92C जो कि यूनियन लिस्ट के अंदर देखने को मिलती है, क्या किया, इसको भी कहीं ना कहीं डिलीट किया। जो कि दोनों किससे डिलीट, किससे ये दोनों चीज़ें किससे बिलोंग करती थी, तो कहीं ना कहीं ये सर्विस टैक्स किसकी बात करती थी। और हमें पता है सर्विस टैक्स किसके अंदर आ गया, 101 कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू जीएसटी में आ गया। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये आर्टिकल्स को भी अमेंड करना पड़ेगा जो सर्विस टैक्स से रिलेटेड बात करते हैं। साथ ही साथ हो गया, इसने क्या किया, ऐड किया अर्लियर बाय द 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंदर एक किया गया था, उस चीज़ों को भी कहीं ना कहीं क्या है 101 के थ्रू और ऐड किया गया और स्पेसिफाई किया गया। इसके अलावा द सर्विस टैक्स वाज लेवी बाय द सेंटर बट द कलेक्टेड इन द अप्रोप्रिएटेड बाय बोथ द सेंटर इन द स्टेट। ये चीज़ें अभी भी हमें देखने को मिलती है सर्विस टैक्स के लिए कि भाई सर्विस टैक्स लगाया जाता है सेंटर के द्वारा, लेकिन कलेक्ट किया जाता है और अप्रोप्रिएट किया जाता है सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में। इसके अलावा ये अबो जो तो दो अमेंडमेंट्स देखने को मिले हमको, जो मेजर अमेंडमेंट माने जाते हैं, दो हमने देखे, एक तो 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 के अंदर, इसके अलावा हमने 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखा 2016 के अंदर। दोनों के अंदर क्या देखने को मिलता है, ये दोनों प्रेजेंट करते हैं द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। किस तरीके से करते हैं तो वो हम देखेंगे
कि भाई ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। रिमेंबर दिस थिंग्स, न्यू अपडेट्स के थ्रू ये चीज़ें आई है। तो ये दोनों अमेंडमेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू बहुत सारे प्रोविजंस देखने को मिलते हैं जो कि सेंटर स्टेट्स के बीच में टैक्सेस के डिवीज़न की बात करते हैं। अब क्या क्या डिवीज़न्स की बात करें, किस तरीके से बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर ये सारे जो प्रोविज़न्स हैं कुछ जो कि देखने को मिलते हैं हमें अंडर द 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दोनों के थ्रू क्या देखने को मिलता है, ये कुछ प्रोविजंस देखने को मिलते हैं डिफरेंट आर्टिकल्स में जो ऐड किए गए। ये चीज़ें क्या करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि अभी ऑलरेडी 30 मिनट से ऊपर का लेक्चर्स हो चुका है। फिर वही चीज़ें होती है कि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है, तो लॉन्ग लेक्चर्स रिकॉर्ड करने का कोई मीनिंग नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी, लेक्चर पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आई होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यहाँ रीच पहुँच सके। हम जो लेटेस्ट एडिशन कवर कर रहे हैं डिटेल्स के अंदर, तो वो चीज़ें क्या हो, एक्सेस हो हर एक एस्पिरेंट्स को, और जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। तो आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करिए, अगर आप इस चैनल्स पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इसको, और लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एक्सेस हो सके। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, हमारी आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे हम। फाइनेंशियल रिलेशंस के अंदर ही अब कुछ टॉपिक्स हैं छोटे मोटे, वो देखेंगे हम लोग, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रिवेन्यूज़, टैक्स रिवेन्यू की बात कर ही रहे हैं हम लोग, फिर ग्रांट इन एड की बात करेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की बात करेंगे, फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे, और बहुत से टॉपिक्स हैं जिनकी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे, राइट। तो आई होप यू गॉट द आइडिया। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।